हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एजुकेशन के फोर्थ चैप्टर की। ठीक है, इससे पहले जो हमने बात की थी वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है और ये फोर्थ चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये टॉपिक का नाम है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम यानी हिंदी में कहें तो पारिस्थितिकी क्षरण। ठीक है, पारिस्थितिकी विनाश भी हम कह सकते हैं या क्षरण कह सकते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो चीजें आई हैं, डिस्ट्रक्शन और इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम इकोसिस्टम बता देते हैं। इकोसिस्टम इज ए लाइफ या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लाइफ। अगर हम एक बहुत सिंपल वर्ड में, साइंटिफिक वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करें तो इकोसिस्टम का मतलब है, देखो इको माने होता है लाइफ, सिस्टम माने होता है तंत्र, यानी जीवन का तंत्र। और थोड़ा सा इस तरह से बात करें तो लाइफ और प्लस इन्वायरमेंट। ठीक है, और इन दोनों को मिला के हम कह देते हैं इकोसिस्टम। लाइफ और इन्वायरमेंट को मिला के हम इकोसिस्टम कह देते हैं। जैसे मान लीजिए भारत में एक लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, गंगा का मैदान है, मालवा का या छोटा नागपुर का पठार है, या दक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, या घाट है, जो भी एरिया है, तो वो क्या है, सारे के सारे इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम आपको समझ में आ गया क्या है? लाइफ विद इन्वायरमेंट। लाइफ का मतलब आप समझते हैं प्लांट और एनिमल। तो प्लांट और एनिमल को अगर हम मिला देते हैं दैट इज लाइफ, साइंटिफिक भाषा की बात करें तो। अब डिस्ट्रक्शन क्या होता है उसकी बात समझते हैं। तो इस टॉपिक को हम दो तरीके से समझेंगे। हम तीन बातें समझेंगे। पहले समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे डिस्ट्रक्शन क्या है, और इसके बाद हम समझेंगे कॉजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, कौन से कॉज हैं। ठीक है, कॉजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन या इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन। इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन, मेरी बात आपको समझ में आ गई कि हम इस चैप्टर को तीन तरह से समझने वाले हैं। पहला है व्हाट इज द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है। दूसरा समझने वाले हैं कि व्हाट इज द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन क्या है। और कॉजेस ऑफ इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन यानी पारिस्थितिकी तंत्र का जो डिस्ट्रक्शन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आ गया कि इकोसिस्टम क्या। आप समझते हैं डिस्ट्रक्शन क्या है। डिस्ट्रक्शन माने विनाश। एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जब भी हम प्लांट और एनिमल की बात करते हैं, जब भी हम लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें डिस्ट्रक्शन दो तरीके से हो सकता है। डिस्ट्रक्शन दो तरीके से हो सकता है। पहले पूछेगा कि टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है, और उसके बाद है कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शंस क्या है। देखो, एक डिस्ट्रक्शन ये है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कोई एरिया था, ये एरिया है 1850 या मान लीजिए 1975 में, और इसमें क्या है 20,000 प्लांट है, यानी इसमें क्या है 20,000 ट्री है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम में हमने क्या देखा कि यहाँ पर 2020 में यही एरिया रह गया इतना बड़ा। मेरी बात समझना, ये एरिया रह गया इतना बड़ा और उसमें पेड़ रह गए कितने 150। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर डिस्ट्रक्शन दो तरीके से होता है, एक तो एरिया कम होता है और साथ में ये चीज भी होती है कि उसमें जो है उसके प्लांट और एनिमल का नंबर भी कम होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि इसका मतलब क्या है डिस्ट्रक्शन का। अगर हम किसी एरिया का
प्लांट और एनिमल भी खत्म करते हैं या एरिया को खत्म करते हैं तो डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कॉजेस ऑफ इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन, यानी कौन कौन से ऐसे कॉज हैं, इसको हम समझेंगे। अब इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कॉजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन के कौन कौन से जो हैं कॉजेस हो सकते हैं, कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहली बात, एक बात आपको बता दूं, कभी भी इकोसिस्टम जो होता है उसके डिस्ट्रक्शन के दो कारण होते हैं, एक तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैनमेड। नेचुरल कारण और मैनमेड कारण। क्या आपको लगता है जो भी दुनिया में लाइफ खत्म हो रही है, क्या सिर्फ इंसान की बदौलत खत्म हो रही है? नहीं, कुछ प्राकृतिक कारक भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, किसी का हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई, दैट इज अ मैन मेड कॉज। अगर वो व्यक्ति अर्थक्वेक आया और उसमें दब के मर गया तो वो हुआ नेचुरल कॉज। मेरी बात समझ गए? तो अब एक मूवी आई थी ओ माई गॉड एक्ट, इसको हम कहते हैं गॉड एक्ट सिंपल भाषा में। ठीक है, तो कौन कौन से कारण हैं? तो दो कारण हैं, एक तो है यहाँ पे नेचुरल कारण और दूसरा है मैन मेड कारण। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि नेचुरल कॉज कौन कौन से हैं और मैन मेड कॉज कौन कौन से हैं। तो सिंपल सी बात है, हम नेचुरल कॉज को समझने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है वो है वॉल्केनिज्म। ठीक है, वॉल्केनिज्म यानी ज्वालामुखीयता। ठीक है, तो ज्वालामुखीयता भी ये एक तरह से हो सकता है। उसके बाद अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप, ये भी हो सकता है ना। दिक्कत हो रही कैमरे में, हाँ ठीक है, तो अर्थक्वेक हो सकता है। उसके बाद एक चीज और हो सकती है नेचुरल में, तो एक चीज मैं आपको बता दूं डस्टर की तरह, हाँ, तो पहला तो है था वॉल्केनो, पर मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्लियर करके कि एक तो है वॉल्केनिज्म, दूसरा है अर्थक्वेक, ठीक है, और तीसरा है सुनामी, चौथा है लैंडस्लाइड, ठीक है, और राइजिंग सी लेवल। ठीक है, सी लेवल, अगर सी लेवल में भी बढ़ोतरी होती है तो वो भी एक कारण हो सकता है। ठीक, और उसके बाद है फॉरेस्ट फायर। ठीक है, ये वो कारण हैं जो नेचुरल हैं। मेरी बात समझ गए आप? तो आप समझ गए कि वॉल्केनिज्म कैसे होता है। अगर मान लीजिए किसी भी एरिया में जैसे मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, अगर यहाँ पे बहुत सारे लाइफ है, प्लांट और एनिमल है, यानी इकोसिस्टम है, अगर यहाँ पे वॉल्केनो हो जाए तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ज्वालामुखी आप समझ गए। भूकंप में क्या होगा? जैसे जब भूकंप आता है तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, बर्फ टूटती है ना, मकान टूटते हैं, जंगलों में आग लगती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सुनामी आप जानते ही हैं, जब भी सुनामी आती है तो कोस्टल एरिया में बहुत बड़े लेवल पर डिजास्टर होता है। उसके बाद है लैंडस्लाइड, मतलब भूस्खलन। आपने देखा होगा जब बरसात के मौसम में उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम में, असम में बहुत बड़े लेवल पर लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है। सी राइजिंग है ना, राइजिंग सी लेवल। सी देखो जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें ये ओशियन है, तो ये वाला जो पार्ट है वो सी लेवल होता है। मेरी बात समझना, यानी अपर पार्ट ऑफ सी,
अपर पार्ट ऑफ सी इज द सी लेवल। अगर ऊपर वाला भाग है तो वो सी लेवल में आता है। अगर सी लेवल बढ़ेगा तो दो चीज़ें हैं, सी लेवल बढ़ने से दो काम हो सकते हैं, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि कोस्टल एरिया पानी में डूब जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सी लेवल बढ़ा, यहाँ पर सी लेवल बढ़ा, तो यहाँ पानी एंट्री कर जाएगा, सी कोस्टल एरिया सबमर्ज होंगे। दूसरा कैसे होगा, दूसरा ये होगा कि जो आइलैंड है वो सबमर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो राइजिंग सी लेवल ये होगा। फॉरेस्ट फायर, एक बात आप ध्यान रखना है, कभी अभी अक्सर आपने ये चीज़ न्यूज़ में सुनी होगी, और ख़ासकर जो है अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में ये न्यूज़ आई थी कि कैसे वहाँ पर जंगल में आग लगी, अमेजन में फॉरेस्ट में आग लगी हुई थी। कभी कभी आप लोग न्यूज़ सुनते हैं कि उत्तराखंड में आग लगी है वनों में। तो वन में आग कैसे लगती है, जैसे मान लीजिए ये दो पेड़ हैं, ठीक है, ये दो पेड़ हैं, तो जब ये दोनों पेड़ आपस में टकराते हैं तो इनमें क्या होता है, स्पार्किंग होती है टकराने से। तो जब पेड़ आपस में टकराते हैं नेचुरली, वो हवा चलने पे हो सकता है, वो भूकंप से हो सकता है, अर्थक्वेक से हो सकता है। ठीक है, तो ये नेचुरल होता है। तो जब आपस में दो पेड़ टकराते हैं तो स्पार्किंग से पहाड़ों में और फॉरेस्ट में ये आग लग सकती है। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन पहले लगी थी। ठीक है, कोरोना से पहले सबसे बड़ी घटना ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में प्लांट और एनिमल का जलना ही बहुत बड़ी न्यूज़ थी। ठीक है, तो ये था हमारा वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, राइजिंग सी लेवल, फॉरेस्ट फायर। इससे क्या होगा, ये वो कारण है जिससे नेचुरली इकोसिस्टम का लॉस होता है। अब हम बात करते हैं मैन मेड कॉज। ठीक है, मैन मेड कॉज कौन कौन से उसको समझ लीजिए। मैन मेड कॉज, देखिए जो मैन मेड कॉज हैं, जो मैन मेड कॉज हैं या मानवीय कारक हैं। ठीक है, मानवीय कारक क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा किस ह्यूमन एक्टिविटी ने लॉस पहुंचाया है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी मानवीय क्रियाकलाप ने लॉस पहुंचाया है इकोसिस्टम, तो वो ये ध्यान रखना है, उसका आंसर होगा एग्रीकल्चर एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर में खुद में प्राइमरी एक्टिविटी है। तो एक बात ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर जो है वो मेन कारक है। एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि। कृषि आपको, आप सोच रहे हो कृषि क्यों, अच्छा आपके बचपन में जो बाग था, नहर थी, तालाब था, कुआं था, वो उसमें खत्म करके क्या आपको लगता है वहां पे कोई हॉस्पिटल खोला गया है, या वहां पे कोई नहर, कोई इंडस्ट्री खोली गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर। और दूसरा इसमें चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड यूज, चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड यूज, चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड यूज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि हमने प्रकृति के अनुसार जिस भूमि पर जिस टाइप का एक्टिविटी होना चाहिए वो हमने नहीं किया। जैसे हमने अभी बोला, जहाँ पर नहर थी वहाँ उसको हमने कम करके रास्ता बना दिया। जहाँ हमारे गार्डन हुआ करते थे, जहाँ हमारे तालाब हुआ करते थे, वहाँ हमने घर बना दिया या वहाँ खेत बना दिया। तो मतलब क्या है कि जो हमारे लैंड के जो यूज में, जो पैटर्न में जो चेंजिंग आई है, उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अगर हम नेचुरली लैंड को यूज करेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब जगह थी तालाब की, जगह थी बाग की, हमने वहां बना दिया खेत, और जहां खेत बना था वहां हमने बना दिया घर। तो क्या हुआ है कि जो हमने भूमि का उपभोग में या जो यूटिलाइज में जो चेंजेस किए, ये भी बहुत बड़ा कारण है इकोसिस्टम के लॉस का।
नेक्स्ट है इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ, ये आपको तो पता ही होगा, ठीक है, बहुत बात होती है इसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। ये भी अपने आप में अलग है, इम्पोर्टेंट है। देखो बहुत सी बड़ी बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो फूड और हैबिटेट, बात समझना, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो भोजन और आवास दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर किसी घर में दो बेटे थे, दोनों की शादी हुई, उनके 4 बेटे हुए, फिर उनकी शादी हुई, उनके 2 बेटे हुए, मगर जमीन तो उतनी है ना, जो खेती तो उनकी उतनी है, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे? उनका बाग होगा उसको काटेंगे, नहर में कृषि करेंगे उसको कवर करेंगे, तालाब कवर करेंगे, कुआं की भूमि कवर करेंगे, और जो भी हो सकता है जहाँ पे कृषि किसी ज़माने में नहीं होती थी वहाँ पर भी कृषि की जाएगी। तो और आवास के लिए जाहिर सी बात है हमें और घर बनाने पड़ेंगे, हम घर कहाँ बनाएंगे? खेत में बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है इसमें माइग्रेशन। माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, प्रवास। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, पूरे हर जगह से अगर कोई आदमी दिल्ली आता है, सपोज कीजिए, या दिल्ली का कहीं भी लोग जाते हैं बसने के लिए, ठीक है, जो भी एक एरिया कह सकते हैं, यहाँ पे अगर लोग बसने आते हैं तो क्या होता है कि ये शहर हैं, बहुत बड़े तो हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इनका क्या है, इस तरह का डेवलपमेंट होता है, इस तरह का, इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल डेवलपमेंट। और ये जो एरिया कवर हुआ, ये कौन सा एरिया था? ये था नेचुरल लैंड। मेरी बात समझ रहे हैं? जब लोग नगरों में आते हैं, खासकर प्रवास करके, बहुत मतलब अच्छे कामों के लिए भी आते हैं, मजबूरी में भी आना होता है, तो पुल एंड पुश फैक्टर है इसके लिए, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो एरिया जो हमने कवर किया, ये क्या था? ये प्राकृतिक भूमि थी, दैट इज द नेचुरल लैंड। इसको हमने कवर किया, तो इन्होंने, माइग्रेशन ने भी इकोसिस्टम को लॉस किया। उसके बाद है अर्बनाइजेशन, ये तो खैर सब जानते ही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन, हाँ। उसके बाद है इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ, इंडस्ट्री या कह सकते हैं, हाँ, इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री, और बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद है इसमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये भी है, ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। उसके बाद है इसमें ओवर टूरिज्म, ओवर टूरिज्म, मेरी बात समझ गए आप? ओवर टूरिज्म। तो ये सारे कारक हैं, इनको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए कि अर्बनाइजेशन आप समझते हो, अगर नगर का इस तरह से विकास होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात समझना, नगर का इस तरह से विकास होता है तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि नगर का जो विस्तार है वो इस तरह से होता है, और इस तरह का विकास होने से क्या होता है कि नेचुरल एरिया जो है वो कवर होती है, नेचुरल एरिया कवर होती है। नेक्स्ट है अर्बन। देखो, अर्बन इज नॉट बैड, जो नगर है उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नगर का हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, दैट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। उसके बाद है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री सब जानते ही हो, जब इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ पर मतलब एग्रीकल्चर लैंड ही कवर होती है, चाहे वो हैबिटेट के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो। आपको पता है, जैसे नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है, और बहादुरगढ़ है, हिसार है, गुड़गांव है, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है। मतलब पहले जहाँ पर बाग होते थे
फिर कृषि हुई, अब एग्रीकल्चर की जगह पर हमने इनको इंडस्ट्री को दे दी, चाहे वो उन्होंने इंडस्ट्री लगाई हो या फिर अपने लेबर क्लास के लोगों को वहाँ रखा हो, या लेबर क्लास खुद वहाँ पे ज़मीन खरीद के रहने लगे, मतलब जो भी हो, इंडस्ट्री से ये प्रॉब्लम हुई। उन्होंने लैंड को कवर किया और साथ में उन्होंने क्लाइमेट या इन्वायरमेंट को चेंज करने का भी प्रयास किया है। हानिकारक गैसें निकालते हैं, हानिकारक हार्मफुल वेस्टेज निकालते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आप जानते ही हो, जिसको भारत में जूमिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। इंडिया में असम में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को जूमिंग कृषि कहते हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। मेरी बात समझ रहे हो आप? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसमें आपको पता है कि ये मोस्टली, ये ऐसा ध्यान रखना है कि सिर्फ इन्हीं के द्वारा नहीं, मोस्टली ज़्यादातर इसमें ये ट्राइबल्स कम्युनिटी के द्वारा की जाती है। और इसमें एक जगह पर जंगलों को जलाया जाता है, काटा जाता है, साफ किया जाता है। तो जहाँ पर ये जंगल काटते हैं, जलाते हैं, साफ करते हैं, वहाँ का पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। या हाँ, एक बात बता दें आपको, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया में कहते हैं झूमिंग, और श्रीलंका में कहते हैं सेना या शेना, ब्राज़ील में कहते हैं इसको रोका। तो ये ध्यान रखना आपको, इसको आप लोग कहीं गूगल से कहीं भी सर्च कर लीजिएगा कि लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये भी एग्जाम में मिलाने के लिए कभी कभी दे दिए जाते हैं, ठीक है। वैसे जहाँ तक इतने पकड़ लोगे आप लोग, मिल्पा है इंडोनेशिया का, मिल्पा इंडोनेशिया, शेना श्रीलंका, जूमिंग इंडिया और रोका ब्राज़ील, ठीक है। ओवर टूरिज्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ओवर टूरिज्म का जो मतलब है उस ओवर टूरिज्म का मतलब है कि यहाँ पर, अब एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 16 में 17 में कि हिमालयन स्टेट इज नॉट एबल टू ओवर टूरिज्म का मतलब ये है कि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ बुलाएंगे, बात समझना, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अपने यहाँ बुलाएंगे तो उसी तरह की हमें फैसिलिटी देनी पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ कोई अगर मेहमान आता है, उस दिन हमारा ज़्यादा खर्चा हो जाता है। मान लीजिए अगर हमने टूरिज्म के नाम पर मान लीजिए हमने फ्रांस के लोगों को बुलाया या फिर यूके के लोगों को बुलाया, ठीक है। तो और वो लोग फ्रांस यूके के इस टेम्परेचर में रहने के हैबिचुअल हैं, इस टेम्परेचर में, ठीक है। ठंडी बियर पीते हैं वो लोग, इस टेम्परेचर में रहने के हैबिचुअल हैं। तो इससे क्या होगा, और हमारे यहाँ जब वो आएंगे तो उन्हें ये टेम्परेचर मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये टेम्परेचर मिलने का मतलब है कि हमें उन्हें ये टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर हमने ये टेम्परेचर नहीं दिया तो या तो जाके वहाँ बुराई करेंगे, हमारे देश की बदनामी करेंगे, या दोबारा आएंगे नहीं। मतलब हमें टूरिज्म का मतलब है कि हमें उनकी मनपसंद की चीज़ों को सर्व करना है, हमें उनकी मनपसंद की चीज़ों को सर्व करना है। जब हम मनपसंद की चीज़ें सर्व करते हैं तो जाहिर सी बात है वो सीधे सीधे उसका खामियाजा हमारे इकोसिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट को भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो ये था। बाकी और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे लार्ज डैम बनाना, युद्ध वार का होना, ठीक है। बड़े बड़े डैम बनाते हैं उनसे भी होता है। तो और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, रेलवे बनाना, वाटरवेज बनाना, ठीक है। तो इनमें ये भी ऐड कर सकते हो आप। इसके अलावा ओवर टूरिज्म के अलावा रेलवे कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं। अब माइनिंग में कैसे इकोसिस्टम को हार्म करेगा आप समझ ही रहे हो। जब माइनिंग होगी तो वहाँ पे हम प्लांट और एनिमल को ख़त्म करेंगे और खुदाई करेंगे। और सिंपल सी चीज़ है, जब हम रेलवे बनाएंगे या रोड ट्रांसपोर्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ भी हमें एक क्लीन एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ भी हम पेड़ पौधों को काटेंगे। अगर पेड़ पौधों को नहीं भी काटते हैं
तो एग्रीकल्चर लैंड को कवर करेंगे। तो एग्रीकल्चर, जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड था, वो किसान क्या करेगा, वो बाग को काट देगा। भाई उसे गेहूं तो चाहिए ना, उसे गेहूं चावल अनाज तो चाहिए। आपने रोड किसान से खेत, आपने ये बोला कि ठीक है भाई चलो हमने पेड़ों को नहीं काटा, हमने किसानों से ज़मीन ले ली है, लेकिन किसान क्या करेगा, वो बाग काट देगा, वो तालाब काट देगा, वो नदी के एरिया को कवर करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप बहुत अच्छे समझिएगा। तो अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो तीन बातें डिस्कस की हैं। पहली बात हमने डिस्कस की है व्हाट इज़ द इकोसिस्टम। सेकंड हमने बात डिस्कस की है व्हाट इज़ द डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन हमने बताया था आपको कि हम एरिया भी कम करते जा रहे हैं और जानवरों को ख़त्म भी करते जा रहे हैं, या प्लांट एनिमल को ख़त्म करते जा रहे हैं। यानी पहले हमारे बाग हुआ करता था 50 बीघे में, आज वो है 2 बीघे में। 50 बीघे में 100 पेड़ हुआ करते थे, आज 2 पेड़ हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हमने एरिया भी कम किया है और प्लांट भी कम किए हैं। और तीसरी बात हमने बताई थी आपको कॉजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। कॉजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक वो कारण है जो नेचुरल हैं और एक वो कारण है जो मैन मेड है। नेचुरल में हमने बात की थी वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, इस तरह की बात की थी हमने। साइक्लोन भी उसी में आता है, लेकिन साइक्लोन को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और हमें सोचना है कि ह्यूमन एक्टिविटी से कैसे कैसे फर्क पड़ता है। इसमें एक चीज़ आपने देखी होगी कि एग्रीकल्चर एरिया एक्सपेंशन, मेरी बात समझना, एग्रीकल्चर इज अ नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। मेरी बात यहाँ बहुत अच्छे समझना है ये चीज़। एग्रीकल्चर इज अ नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट एग्रीकल्चर एरिया एक्सपेंशन इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग। एग्रीकल्चर प्रदेश का बढ़ना सही नहीं है। ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बहुत ही दुविधा रहती है कि हम एक तरह से जनसंख्या बढ़ने के कारण हमें प्रोडक्शन भी चाहिए, और हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम नेचुरल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ नहीं करना चाहते, और हम एरिया को भी नहीं बढ़ाना चाहते। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि हमें जनसंख्या बढ़ने के वजह से हमें ज़्यादा भोजन भी चाहिए, और ज़्यादा भोजन या फूड के लिए हम पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं, और ना ही हम एरिया को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि कैसे इसको सस्टेनेबल किया जाए। ठीक है, ये हमारे सबके सामने एक क्वेश्चन है। कैसे? कभी कभी हमें लगता है हरित क्रांति हमारी नीड थी। जब हम इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हरित क्रांति ने, ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव का काम किया। आपको पता है कि वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में और पंजाब में जो सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि हम चीज़ों को नेचुरली लेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि देयर इज नथिंग ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। पश्चिम यूपी, हरियाणा और पंजाब में जो कृषि का जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी एग्रीकल्चर की, या क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, उसका रीज़न था कि हमने वहाँ पे वैरायटी बीज यूज़ किए हैं, और साथ ही हमने केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है, और साथ ही हमने पेस्टिसाइड का भी यूज़ किया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।